नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, तो आज भी कुछ खास विषय आपके लिए लेकर आए हैं। बता देते हैं आपको। जो पहला विषय है वो है फार्मेसी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर, आपको मिलवाएंगे विषय विशेषज्ञ से भी। साथ ही साथ दूसरा विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गर्मी बरकरार है, दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसलिए बात करेंगे लू से बचाव व सही खान पान के बारे में, विषय विशेषज्ञ के बारे में बताएंगे। तो दर्शकों, ये तो बात हुई हमारे विषयों के बारे में। आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स जो कि डिस्प्ले किए जा रहे हैं स्क्रीन के नीचे। आप कॉल करके भी जुड़ सकते हैं हमारे आज के कार्यक्रम से और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमारा एक जो नंबर है वो है 0755-266-0049। दर्शकों, तिथि जो होती है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तिथि देखते हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत में भी हम देख लेते हैं तिथि। आज की तिथि विक्रम संवत 2081, वैशाख माह शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि है 9 मई 2024 और दिन है गुरुवार। तो ये तो थी आज की तिथि। इसी प्रकार से हर दिन कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। तो 9 मई को क्या कुछ खास घटनाएं हुई, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातें देखते हैं। 1866 में महान नेता, समाज सुधारक व विचारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। वहीं 1935 में स्नेहमयी चौधरी प्रसिद्ध हिंदी कवित्री जो थी उनका भी जन्म हुआ था। वहीं 2005 में मॉस्को में रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी सेना पर विजय की 60वीं वर्षगांठ के जलसों में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भाग लिया था। वहीं 2010 में भारत की वंदना शिवा को विकासशील देशों में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए वर्ष 2010 में सिडनी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था। उन्हें 4 नवंबर को सिडनी ओपेरा हाउस में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये तो थी कुछ खास बातें हमारे इतिहास से जुड़ी हुई। इसी प्रकार से जो विचार होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार एक विचार से हमारी सोच में परिवर्तन आ जाता है। तो आइए नजर डालते हैं आज के विचार पर। श्वास और विश्वास एक समान होते हैं। श्वास के समाप्त होने से जीवन का अंत और विश्वास के समाप्त होने से संबंधों का अंत हो जाता है। बहुत ही सुविचार है ये, और वाकई में जो श्वास है वो विश्वास है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। दर्शकों, जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारे देश में हम महापर्व बना रहे हैं, मतदान का महापर्व बना रहे हैं और पूरे देशवासी बेहद उत्साहित हैं इस पर्व को मनाने के लिए। तीसरा चरण संपन्न हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी संपन्न हुआ। कई सारे जिलों में मतदान किया गया और लोगों ने जोर शोर से हिस्सा भी लिया। चौथा चरण अभी शेष है और अभी भी युवा उत्साहित है। जो युवा शक्ति है क्या कुछ कहती है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं आर के राठौर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्लाइंड एलिफ एसोसिएशन शिवाजी नगर भोपाल से। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारे इस लोकतंत्र के महायज्ञ में जो सभी को एक मौका मिलना चाहिए मतदान के द्वारा, मतदान कर जो है हम हमारे लोकतंत्र को बहुत मजबूत कर सकते हैं। बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो सबसे पुराने लोकतंत्रों में माना जाता है और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व का है। तो हम सबको ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस लोकतंत्र के महायज्ञ में हम सबको अपनी आहुति देने का मौका मिल रहा है मतदान के द्वारा। तो इस महायज्ञ में मेरा सबसे निवेदन है कि आप सभी इसमें अपना मतदान करके अपनी एक छोटी सी आहुति देकर इस लोकतंत्र को और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मजबूत करें, जिससे कि सब में मैसेज जाए पूरे वर्ल्ड में कि हमारा जो देश का लोकतंत्र है कितना मजबूत है। इसके लिए हम जो प्रयास कर सकते हैं वो केवल
एकमात्र प्रयास है कि हमें हमारा मतदान अवश्य करना चाहिए। जो अवसर हमें मिलता है उसका यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा एक दो बातें और बताना चाहूँगा कि इस बार जो है ब्लाइंड लोगों के लिए मतदान की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे चुनाव आयोग द्वारा हर जगह जो मतदान की मशीनें हैं उस पर ब्रेल में भी सब कुछ लिखा हुआ है, 1 से लेकर नंबर डले हुए हैं। आपको वहाँ पर एक ब्रेल में अलग से एक स्क्रिप्ट दे दिया जाता है जिसमें सब कुछ लिखा जाता है कि 1 नंबर पर कौन सा व्यक्ति खड़ा है, 2 पर कौन सा है। आप उसमें से पढ़ के उसके बाद उस मशीन के बटन को बहुत ही आसानी से छू सकते हैं। छूने के बाद जब आप उस बटन को दबाएंगे तो उसमें से एक वीप की आवाज़ आएगी। वीप की आवाज़ आने के बाद आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि आपने अपना मतदान पूरा कर लिया है। इस तरह हर व्यक्ति को इस महायज्ञ में भाग लेना ही है, यह तय कर लें और साथ में यह भी तय करें कि आप तो भाग लें ही और साथ में दूसरे लोगों को भी जागरूक करने का पूरा प्रयास करें। यही हमारे इस लोकतंत्र की सफलता होगी। आप सभी इस मतदान में ज़रूर भाग लें। मैं रमेश सिंह, BHL रिटायर्ड, सभी साथियों से निवेदन है कि यह लोकतंत्र का जो महापर्व हम मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं, तो सभी साथियों से निवेदन है कि इसमें जितना बढ़ चढ़ के भाग ले सकें आप लोग लें और उस नारा को अवश्य बुलंद करें कि पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये 5 वर्ष में एक बार आता है और शासन हमें अवकाश की सुविधा देती है, बहुत हर तरह की सुविधा देती है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि हर 5 वर्ष में यह अवसर आता है और हम सबको इस कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। हम स्वयं मतदान करें और दूसरों को भी जागरूक करें और ख़ास करके दिव्यांगों के लिए, जो दृष्टि दिव्यांग हैं, उनके लिए कई सारी सुविधाएं दी गई है। वहाँ ब्रेल में प्रत्याशी के सामने वो अंकित है, आप आराम से उसे देख सकते हैं, देख के आप मतदान कर सकते हैं। नमस्कार, मैं शिव सिंह चौहान, सचिव ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन शिवाजी नगर भोपाल से बोल रहा हूँ। इस बार के आम चुनाव में सभी मतदाता भाई बहनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में अपने वोट का उपयोग करें और सफल मनाएं। मेरा वोट देश के लिए, मेरा वोट देश के लिए। चुनाव का पर्व हम सबका पर्व, चुनाव का पर्व हम सबका पर्व। तो दर्शकों, दृष्टिबाधित होने के बाद भी अपनी दिव्य दृष्टि से जो हमारे दिव्यांगजन थे उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। और क्योंकि बात हो रही है मतदान जागरूकता के बारे में, तो अब हम आपको दिखाएंगे कुछ संदेश जो कि अमृता त्रिपाठी जी की ओर से आया है, जो कि मिसेस इंडिया रह चुकी हैं, मिसेस यूनिवर्स के कई सारे खिताब जीत चुकी हैं। तो आइए देखते हैं उनका संदेश। अमृता त्रिपाठी, मिसेस यूनिवर्स जॉय और मिसेस इंडिया, जिसे आप सभी भोपाल की बहू के नाम से जानते हैं, आज सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि मतदान अवश्य करें। कितने ही लोगों के त्याग और बलिदान के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। आज़ादी अपना नेता चुनने की, आज़ादी ये तय करने की कि हमारा देश किनके हाथों में होगा, आज़ादी अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य निर्माण की। इसीलिए इस आज़ादी को यूं ही व्यर्थ मत करिए। मैं प्रदेश के उन लाखों युवा मतदाताओं से भी अपील करती हूं जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। आप सभी का एक एक मत बहुत महत्वपूर्ण है, इसे व्यर्थ मत करिए। मतदान का दिन छुट्टी का दिन नहीं है और ना ही गर्मी का बहाना बनाइएगा। मतदान अवश्य करिएगा। हमें गर्व है कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मतदान करना हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी, इसे व्यर्थ मत करिए। तो आप सभी से मैं ये अपील करती हूँ, घर से निकलिए, मतदान करिए और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाइए। जय हिंद, नमस्ते। जय हिंद, नमस्कार। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। मैं पूजा गोस्वामी, शासकीय गृह विज्ञान अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय नर्मदापुरम, स्वयं सेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना। मेरा पहला वोट मेरे देश के नाम, जिससे हमारा देश
आधुनिक विकास कर सके एवं नई ऊंचाइयों को एक अच्छे प्रशासन के साथ छू सके। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 26 अप्रैल 2024 को नर्मदापुरम में लोकसभा चुनाव आयोजित होने जा रहे हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वोट करने अवश्य जाएं। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है, जैसे नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता, मेहंदी, रंगोली एवं अन्य बहुत सारी गतिविधियां, जिससे कि हमारे जो जिले और देश के जितने भी वोटर्स हैं वो सभी जागरूक हो सकें, प्रेरित हो सकें एवं सभी मतदान करने जाएं। अतः आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी भी निर्भीक होकर बिना डरे, बिना किसी लोभ लालच के मतदान करने अवश्य जाएं। लोकतंत्र में हिस्सेदारी हम सबकी है जिम्मेदारी। जय हिंद। जय हिंद। मैं तुलसी कुशवाहा। बिल्कुल, बहुत सारे बहुत ही अच्छे संदेश हमारे साथ युवा शक्ति के अमृता त्रिपाठी जी को विशेष धन्यवाद, जो कि मिसेस यूनिवर्स और मिसेस इंडिया रह चुकी हैं। आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अब हम बात करने जा रहे हैं आज का विषय, जो कि बहुत खास है, फार्मेसी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर। ये फार्मेसी का क्षेत्र अपने आप में अनूठा क्षेत्र है और इसी पर आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सरिता करोले जी हैं, जो कि निदेशक फार्मेसी विभाग, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च, भोपाल से हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल, दर्शकों को बता दें कि आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, लगभग 17 साल से अधिक का अनुभव है आपको फार्मेसी के क्षेत्र में, और आज फार्मेसी के बारे में जानने के लिए ही आपको आमंत्रित किया है। मैम, जानना चाहेंगे कि फार्मेसी की बात हो रही है क्या फार्मेसी? मैडम, एक्चुअली फार्मेसी एक ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें हम डिप्लोमा 2 इयर्स डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, देन हम बी फार्मा 4 इयर्स ग्रेजुएशन इसमें करते हैं, और हम स्टूडेंट्स को कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन, जिसमें हम डोजेस फॉर्म को कैसे बनाते हैं, कैसे अपन उसका इनटेक करते हैं, और भी जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट होता है तो हम एक बिकम अ फार्मासिस्ट, जब हम फार्मासिस्ट बनते हैं तो इसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बीइंग ए फार्मासिस्ट हम अपना ग्रोथ प्लस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इसमें अपन दे सकते हैं। कि जैसे घरों में भी अगर हमारे पास में ये एक नॉलेज होगा तो हम मेडिसिन्स का, जैसे एक्सपायरी कब हुआ उसका, हमें कब इसे खाना चाहिए, तो हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को इसकी जानकारी कंप्लीट हम दे सकते हैं। तो इस फील्ड में बहुत सारे स्कोप्स, बहुत सारा नॉलेज है जो हम मैम आज भी आम जनता उतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है फार्मेसी के क्षेत्र में। जी जी, फार्मासिस्ट को नहीं समझती है वो कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं, क्या जिम्मेदारियां हैं फार्मासिस्ट की समाज की तरफ? फार्मासिस्ट की जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है, और इस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, इस रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम प्रॉपरली तरीके से निभा सके, तो इसके लिए हमें कंप्लीट नॉलेज का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, जिसके बेसिस पर हम सही और गलत के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है अपने लिए और अपने घर वालों के लिए प्लस समाज के लिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि जब हम बी फार्मा या हम फार्मेसी कोर्स को में एडमिशन्स लेते हैं या इस कोर्स की पढ़ाई करते हैं, तो हमें बहुत ही डीपली और बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में नॉलेज लेना चाहिए, ताकि हम अपना नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ हम अपने समाज को भी प्रॉपरली गाइड कर सकें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया है कि पूरा ज्ञान लेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तभी तो समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। और फार्मासिस्ट पे बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, उसी के बारे में मैम हमको बता रही हैं। फार्मा अगर किसी बच्चे को चूज़ करना है तो किस प्रकार से चूज़ करे, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं उसमें? मैडम, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैं एक यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि स्टूडेंट की जो लाइफ होती है उसमें 2 इम्पॉर्टेंट मेजर पड़ाव होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट का डिसीजन जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे पहला पड़ाव उसकी लाइफ का ये होता है कि जब वो 10th कंप्लीट करता है, देन उसके सामने एक बहुत बड़ा ये मुश्किल क्वेश्चंस होता है कि हाउ टू चूज़ द सब्जेक्ट, हम कौन से सब्जेक्ट में जाए। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पर हम कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस फील्ड, उस टाइम पर अगर हम
सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद हम अपनी लाइफ को आगे भी डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर हम मैथ साइंस सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में जब हमारा 12th कंप्लीट होता है तो सेकंड पड़ाव उसकी लाइफ का इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब वो 12वीं 12th कंप्लीट करता है तो उसके माइंड में बड़े कन्फ्यूजन्स आते हैं कि अब हम क्या करें। तो वहाँ पे एक गाइडेंस बहुत रिक्वायर्ड हो जाता है अपने सीनियर्स का, बड़ों का या एजुकेटेड पर्सनस का, कि अब हम क्या करें, किस कोर्स को चूज़ करें और हम अपना करियर इसमें कैसे बनाएं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मैम ज़्यादातर देखा गया है फार्मेसी को बहुत प्रायोरिटी पे नहीं चूज़ करते हैं बच्चे जी, जबकि ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें और खासकर जिन बच्चों को विज्ञान में ज़्यादा रुझान है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को जागरूक करते हुए थोड़ा सा आप समझाएं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये विषय। फार्मेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, एक्चुअली मैं खुद 17 ईयर्स से इस फील्ड में बिल्कुल हूँ और बहुत सारे एज ए प्रोफेसर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और मैंने एक चीज़ देखी है कि इसमें बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है और अगर हम इस फील्ड को चूज़ करते हैं तो हम बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि इसमें जो आज अगर हम इसको थोड़ा सा पैंडेमिक की तरफ लेकर जाते हैं जी, तो हम सब ने जो अभी पैंडेमिक फेस किया है, कोविड पीरियड जो हमने देखा है, तो आपने खुद ये चीज़ देखा होगा कि सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर कोई फील्ड था तो उसमें हेल्थ सेक्टर था। बिल्कुल। और हेल्थ सेक्टर में अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दैट टाइम। वहाँ पे जो फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर रहा था, आज हम कोविड से उभर कर निकल चुके हैं, तो यहाँ पे अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो एक फार्मासिस्ट ने प्ले बिल्कुल किया सही है। बात है, बिल्कुल। चाहे वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, चाहे वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इंडस्ट्री ने 24 आवर्स वर्क करके बहुत सारी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया और घर घर तक वो मेडिसिन सप्लाई हुई है और जिसके बेसिस पर हम उस पीरियड से रिकवर होकर आज हम सब बैठे हुए हैं। बिल्कुल दर्शकों, मैम बहुत अच्छे से बता रही हैं और हम सभी को पता है कि भारत ने सबसे पहले कोविड की वैक्सीन बनाई थी और हम सभी के लिए गर्व की बात थी और इसमें सबसे बड़ा योगदान फार्मासिस्ट का ही था। बात चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हो या फिर फार्मासिस्ट की हो, जो मेडिसिन दे रहे थे उन पे भी बहुत जिम्मेदारी थी। मैम करियर पर आ जाते हैं, करियर के बारे में जानना चाहेंगे। जब बच्चा एडमिशन लेता है फार्मेसी में तो उसको क्या कुछ ज्ञान होना चाहिए और पहले साल से किस प्रकार से तैयारी की जाती है? मैडम इसमें जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एडमिशन लेने के लिए फार्मेसी में, वो 12th पास आउट होता है जी। इसमें 3 कोर्सेज होते हैं हमारे। एक डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि 2 इयर्स का होता है, देन ग्रेजुएशन 4 इयर्स बी फार्मा डिग्री कोर्स है, एंड देन मास्टर्स होता है। तो जो मास्टर्स होता है वो अलग अलग ब्रांचेस में होता है। बिल्कुल। और उसके बाद में जो मास्टर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, बी फॉर्म ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही कैन टेक द एडमिशन इन द मास्टर्स एंड डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों ही कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th पास आउट स्टूडेंट होना चाहिए और उसका मैथमेटिक्स और साइंस, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, बोथ स्टूडेंट कैन टेक द एडमिशन। तो ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी है जो 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए होती है फार्मेसी में एडमिशन्स लेने के लिए। और ये जो जब हम स्टूडेंट्स को इसकी स्टडी कराते हैं मैडम, हाँ जी, तो इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो जैसे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें आपके हेल्थ, आपकी बॉडी, आपके बॉडी के ऑर्गन्स, आपके बॉडी के सिस्टम्स, जिसकी हम पूरी कंप्लीट स्टडी कराते हैं। इसके बाद में इसमें और भी बहुत सारे, जिसमें कंप्लीट हम एक फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट होता है जिसमें कंप्लीट स्टडी ऑफ द डोजेस फॉर्म। जैसे डोजेस फॉर्म की हम बात करें तो घरों में एवरीबडी नोज द टैबलेट, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट, सीरप, एवरीथिंग नोज। तो हम ये जब लेते हैं तो हाउ टू मेक, कैसे ये बनता है, हाउ टू प्रिपेयर इन द इंडस्ट्री, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कैसे बनता है, इसके लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज फॉलो होते हैं, कौन कौन सा उसके लिए हम स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की टेस्टिंग करते हैं, फार्माकोविजिलेंस स्टडीज़, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ जो होती है, तो उसके बेसिस पर हम सारे क्राइटेरिया को फॉलो करके इंडस्ट्री में कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके बारे में स्टूडेंट को हम छोटे छोटे लेवल पर प्रैक्टिकल बेसिस पर लैब के अंदर हम उनको ये सिखाते हैं, ताकि वो ब्रॉड लेवल पर जब इंडस्ट्री में जाता है तो वो पूरी यूनिफॉर्मिटी के साथ में, पूरे हाइजीन के साथ में उस प्रैक्टिकल या उस डोजेस फॉर्म को मैन्युफैक्चर करता है। तो ये स्टूडेंट को स्टडी कराई जाती है। बिल्कुल सरिता मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि काफ़ी
विस्तार में पढ़ाया जाता है फार्मेसी, और किस प्रकार से मेडिसिन बनती है, उसके क्या प्रभाव होंगे, उसके बेस में क्या चीज़ें हैं। काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई के बाद फार्मासिस्ट आपकी सेवा में होते हैं समाज के लिए। मैम, जो पहला साल होता है, दूसरा साल होता है, तीसरा साल होता है, जब उनको इंडस्ट्री रेडी बनाने की बारी आती है, तो किस प्रकार से कॉलेज या आपका जो डिपार्टमेंट है वो कार्य करता है? मैम, जब स्टूडेंट एडमिशन लेकर फर्स्ट ईयर में आता है तो तब हम उन्हें बेसिक कंप्लीटली नॉलेज देते हैं स्टूडेंट्स को। देन वो जब सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाता है, जिसको अपन प्री फाइनल ईयर देन फाइनल ईयर होता है, तो प्री फाइनल ईयर से हम लोग उनको इंडस्ट्रियल विजिट कराना स्टार्ट करते हैं। जो प्रैक्टिकल हमने लैब में परफॉर्म कराए, जो हमने डोजेस फॉर्म हमने वहाँ पे उनको बनवाए, उसके बाद में ना हम उसको इंडस्ट्री में लाइव दिखाते हैं कि वो कैसे वहाँ पे बन रहे हैं। जैसे पेरेंटल की बात करें, पेरेंटल डोजेस फॉर्म जो बनता है वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, तो कोई फॉरेन मैटर उसके अंदर तो नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म तो उसके अंदर नहीं है। तो ये सारी जो छोटे छोटे लेवल पे जो स्टूडेंट ने स्मॉल स्केल पर लैब के अंदर देखा था, उसको हम ब्रॉड लेवल पर उसको इंडस्ट्री में दिखाते हैं। देन उसको पूरा इंडस्ट्रियल विजिट करके कम्प्लीटली वहाँ पे थेरेटिकली और प्रैक्टिकली पूरी तरीके से उसको मजबूत हम लोग बनाते हैं। बिल्कुल मैम, जैसा कि हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, सब कुछ ऑटो मोड पे चला गया है, तो जो बेसिक आप प्रैक्टिकल्स कराते होंगे, मेडिसिन बनाना सिखाते होंगे, आज उतना ज़्यादा मैनुअली करते नहीं हैं चीज़ें, टैबलेट्स बनाना, ये सब चीज़ें। तो अब जो नई जनरेशन आ रही है उसके लिए कितने चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजी के आने से? मैम, टैबलेट ये डोजेस फॉर्म का जो है नैनो टेक्नोलॉजीज अब आ चुकी है, जिसमें अपन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जिसमें अपन बोलते हैं, बहुत सारे डोजेस फॉर्म के नए नए तरीके आ गए। क्योंकि हमारे पास में क्या होता है ना कि हमारी बॉडी रजिस्ट होती जा रही है। क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो उसका प्राइमरी जनरेशन, सेकेंडरी जनरेशन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अब मार्केट में अवेलेबल है। तो बॉडी क्या होती है कि बॉडी में जब रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं कि अब हम कौन सी मेडिसिन न्यू मॉलिक्यूल मार्केट में डेवलप करें ताकि वो बॉडी में उसका इफेक्ट हमें दिखने लगे। तो हमें बहुत सारे रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत सारे वर्कआउट करने पड़ते हैं, बहुत सारी टेस्टिंग करनी पड़ती है, एनिमल स्टडीज़ करनी पड़ती है, क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ते हैं, जिसके बेसिस पर हम आगे जाके वो जो न्यू डिसीजेस अभी फॉर्म होती जा रही है, जो हमने कभी सुनी नहीं। जैसे कोविड एक नई डिसीज़ हमारे लिए बनकर आई थी, वहाँ पे उस टाइम हमें नहीं पता था कि कौन सा वैक्सीन इस वायरस पे वर्क करेगा, कैसे करेगा। तो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिस पर हम डिसाइड करते। तो हमें बहुत सारी जगह पे क्या होता है मैम कि जो हमारी R&D है वहाँ पे बहुत एक्टिव होने की रिक्वायरमेंट बन जाती है कि जो हमारा रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, तो वो जो प्रैक्टिकल्स के बेसिस पर जो डोजेस फॉर्म को मार्केट में न्यू मॉलिक्यूल को लेकर आता है, उसके बाद में उसके डोजेस फॉर्म बनाए जाते हैं। तो अलग अलग टाइप की टैबलेट्स होती है, जो अलग अलग टाइप के डोजेस फॉर्म्स होते हैं, जो बिल्कुल अवेलेबल है मार्केट में। मैम, अब जॉब्स की बात कर लें कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी पॉसिबिलिटी है जॉब की, जो फार्मेसी करता है कोर्स? गवर्नमेंट सेक्टर में मैम इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो स्टूडेंट को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बी फार्मा कैन गेट द। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के बारे में हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बता दें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है जॉब। मैम, एक्चुअली अगर हम अपने करियर की बात करें तो इसमें दो सेक्टर की बात करते हैं हम, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जॉब की। जैसे कि आप देखेंगे कि गवर्नमेंट भी बहुत सारी वैकेंसीज निकालता है, जिसमें फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, आर्मी फार्मासिस्ट, नेवी फार्मासिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, तो ये सारी फार्मासिस्ट की जॉब निकलती है। इसके अलावा हम ड्रग इंस्पेक्टर एक जॉब होता है, जो पोस्ट होती है, उसके लिए भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ड्रग कंट्रोलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो इसमें इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है, प्रोडक्शन है, F&D है, R&D है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स है। इसमें भी हम अपना करियर बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बच्चों को हायर करती है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। देन हम एकेडमिक में भी अपना करियर बना सकते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी हम इसमें जा सकते हैं। जैसे किसी को अपना स्टार्टअप करना है तो वो अपने मेडिसिन इंडस्ट्री कैन ओपन द बी फार्म स्टूडेंट ऑल्सो। एंड आप अगर इसकी बात करें तो सपोज आपको कोई मेडिकल होलसेल और रिटेल स्केल पर अगर आपको ओपन करना है तो वो भी आप उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल
सरिता मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी किस प्रकार से फार्मा कोर्स करके आपके लिए बहुत सारी करियर की संभावनाएं हैं, रोजगार की संभावनाएं हैं। मैम ने बहुत अच्छे से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरिता करोले मैम आपकी इतनी अच्छी जानकारी के लिए। दर्शकों, अब हम बात करने जा रहे हैं फलों के राजा आम के बारे में। जैसा कि हमें ज्ञात है कि जब गर्मियां आती हैं तो आम का मौसम आ जाता है और आम जो कि सबका प्रिय है। आज इसी पर एक स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे सुनील विश्वकर्मा जी, जो कि हमको लेकर चलेंगे मैंगो फेस्टिवल में। बहुत स्वागत है आपका नमस्कार एमपी के इस खास सेगमेंट में, और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियों का सीज़न आ गया है और इस सीज़न में अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने के लिए सभी को इंतज़ार रहता है फलों के राजा आम का। आज राजधानी भोपाल में हम मौजूद हैं दत्त परिसर में, जहां पर मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और इस फेस्टिवल में न सिर्फ मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं जो कि अल्फांसो आम लेकर आए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस आम की खासियत क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। कई ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ग्राहक हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर हाफुस आम उन्हें पसंद है और इसको देखते हुए आखिर कितनी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और जो आयोजन किया जा रहा है ये कितना खास है। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप जो हाफुस आम ले रही हैं क्यों और कितना खास है यहाँ? मैं डॉक्टर वीणा सिन्हा और रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ हूँ। और आज मैं ख़ास तौर से जब सुना कि यहाँ हाफुस आम बिक रहा है तो एक तो आम एक प्रिय फल है और अब गर्मियाँ शुरू हुई तो आम की याद आती है। और दूसरा हाफुस जो है बहुत विशेष है, ये कोंकण प्रांत में होता है और मैं महाराष्ट्र से हूँ मूलतः, तो मैं जानती हूँ कि वहाँ जो इसकी खुशबू है वो दूर तक आती है और ये पहले आ जाता है। हमारे जो मलिहाबादी या लंगड़ा आम आते हैं उसके पहले हाफुस आता है। तो आमों की सही आम की शुरुआत दरअसल हाफुस से, या इसको अल्फांसो कहते हैं। मैम, ये देखा जाता है कि आसानी से उपलब्ध है राजधानी भोपाल में, तो राजधानी वासियों के लिए कितना खास है ये? हम लोग के लिए बहुत खास है क्योंकि इसके लिए हम लोग पहले बहुत इंतज़ार करते थे। रत्नगिरी या किसी को बोलते थे कोई आ रहा हो तो हमारे लिए हाफुस लेके आना वहाँ से, पर अब ये घर बैठे मिल रहा है तो बहुत खुशी की बात है। मैम, एक और सवाल ये है कि क्या जलवायु का भी अंतर है कि ये आम ज़्यादा मीठे रहते हैं दूसरे आमों की तुलना में? बिल्कुल जलवायु का अंतर पड़ता है क्योंकि देखिए वो समुद्र की हवा वहाँ आती है तो थोड़ी वो नमकीन भी होती है हवा, और मिट्टी का भी फ़र्क होता है। मिट्टी में वहाँ थोड़ी लाल मिट्टी और थोड़ी रेतीली होती है तो नेचुरली आम की क्वालिटी पे असर आता है। बिल्कुल हवा पानी सब चीज़ें असर डालती हैं, पेड़ों पर भी जितना आम पे डालती है। और भी हमारे साथ यहाँ पर ग्राहक मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। और मैम और सर, मैं आपके हाथों में देख रहा हूँ आपने पूरे एक डजन के जो बॉक्स हैं वो लेके रखे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए ये जो मैंगो फेस्टिवल है ये कितना खास है? मेरा नाम डॉक्टर संजीव साहू है। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर विशेष तौर से आम की जो प्रदर्शनी लगी उसी को देखने आया हूँ और लेने भी आया हूँ, क्योंकि हर साल की भांति इस साल भी जो आम की वैरायटी होती है उसमें हाफुस का तो मतलब हम तो दीवाने हैं, चाहे वो एक एक पीस करके खाएंगे लेकिन पूरे महीने भर खाएंगे। 2-3 पेटियाँ हैं, 2-3 पेटियाँ गाड़ी में पहुँचा दी हैं और परिवार वालों को खिलाएँगे। तो आम की विशेष क्वालिटी है इसका आम, तो मतलब मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं मिलता जो हमारा हाफुस दुनिया में रहता है। तो भोपाल में जब भी ये आता है तो हम इसमें जाते हैं, मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं कौन सी वैरायटी कहाँ से आई है और ख़रीदते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, मार्केट में बहुत से आम मौजूद हैं लेकिन हाफुस ही क्यों? आम तो देखिए फलों का राजा है और हाफुस आम की तो बात ही अलग है, जितना खाओ उतना ही कम है। एक बार में आप 2 किलो भी खा सकते हो, मतलब उसकी तो बात ही अलग, इतना स्वाद रहता है, मीठा भी रहता है। और हाफुस आम हमारे भोपाल में तो मिलता नहीं है, बाहर से आता है तो साल में 1 ही बार मिल पाता है ये। लेकिन मैम, जिस तरह के आयोजन किए जाते हैं, ऐसे फेस्टिवल मनाया जाता है, राजधानी वासियों के लिए आसानी से पहुंच में रहता है, ये कितना खास होता है अपने आप में? बहुत खास है कि आयोजन करके हमें मतलब हमारे घर तक हाफुस आम पहुँचाया जा रहा है। नहीं तो हम महाराष्ट्र तो जा नहीं सकते हाफुस आम के लिए, इसलिए हमारे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से हमें आम मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।
तो आज इस प्रदर्शनी में हमारे साथ व्यापारी भाई भी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और आखिर अल्फांसो आम की खेती वो क्यों करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम बताइए, और अल्फांसो आम दूसरे आमों से इतना ख़ास क्यों? हम रत्नागिरी ज़िले से संगमेश्वर तालुके से है। हम इधर कल फ्राइडे को इधर आए और अल्फांसो ये हमारी खेती का एक मेन सब्जेक्ट है। तो हर टाइम हम लोग इंदौर खंडवा आते हैं और सेल करते हैं। इस टाइम पहली बार हम लोग मिस्टर भरत साठे उन्होंने हमको बुलाया और हम इधर आके प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं। आमों की खेती करते हुए कितना वक्त आपको हो गया है? कम से कम ये हमारी ख़ानदानी खेती है, तो परंपरा से चलते ही रही है। लेकिन अभी मैं इस खेती में एक 15-16 साल से हूँ। ये बताइए परिवार का आखिर कितना सहयोग रहता है और एक हाफूज आम तैयार करने में कितना वक्त लगता है? परिवार का सब परिवार मिलके ये सब करते हैं हम लोग। और हाफूज आम रेडी करने में 1 साल लगता है। जैसे जून से उस फसल को उसको पानी अच्छे से देना, उसको फर्टिलाइज़र देना, उसके बाद दिसंबर में उसको जब भी मोहर आएगा तो उसमें कीटनाशक ये करना है। और उसके बाद अगर हो सके तो दिसंबर से आम चालू होते हैं लगने के लिए। तभी रेट रहता है डजन का 4,000 4,500 डजन होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस आम में इतनी मिठास क्यों रहती है? क्या जलवायु का कोई माना जा सकता है, जलवायु के कारण, या मिट्टी का जो बदलना होता है? कई बार ये कहा जाता है कि लाल मिट्टी जो रहती है उसमें इसको उगाए जाते हैं। लाल मिट्टी और जो समुंदर की खारी हवा है उसकी वजह से इसमें टेस्ट मिठास आती है। दुनिया में हमने देखा है, दुनिया में कहाँ भी वो पौधा लेके जाके लगाए, उसकी मिठास जो हमारे झाड़ में है वो किधर भी नहीं आती। तो आपके खेत में आम के कितने पेड़ हैं और कितने पुराने? कम से कम एक पुराने मतलब एक 40 साल के पेड़ है, 16 साल के है, ऐसे है। और कम से कम वो ये परंपरा से चल रहा है। इनको सहेजने में कितना वक्त लग जाता है, या सहेजने के लिए क्या कुछ करते हैं आप? उसके लिए कोई फर्टिलाइज़र ही हम लोग यूज़ करते हैं, दूसरा कोई केमिकल नहीं यूज़ करते। हमारे साथ एक और व्यापारी बंधु यहाँ पर जुड़े हुए हैं, किसान भाई हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और उन्होंने आम की जो खेती है इसकी शुरुआत कब से की। सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए आपने आम की खेती की शुरुआत कब से की? नमस्कार, मेरा नाम रुपेश अरविंद देसाई है। मैं महाराष्ट्र रत्नागिरी ज़िले से हूँ। ये हाफूस आम की खेती हमारे पूर्वजों से है, हमारे पिताजी से, और हमारा ये व्यवसाय चालू है। हम आम हमारे यहाँ पे गांव में रहते हैं, जो हम पुणे में, औरंगाबाद, नासिक और अभी साठे जी ने हमें यहाँ पे बुलाया है और हमको बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया है, जिससे वजह से हमारा आम ये मध्य प्रदेश में भोपाल के लोगों को आज हमको देने को अवसर मिल गया। आपने बताया कि पीढ़ियों से आपका व्यापार चल रहा है। इस आम की खासियत बताइए कि आखिर से प्राकृतिक तरीके से कैसे उगाया जाता है? ये आम हम लोग पेड़ से निकालते हैं और पेड़ के निकालने के बाद 8 से 10 दिन घास में ही रखते हैं, जो उसके प्राकृतिक तरीके से वो पक जाते हैं और वो खाने से अपने शरीर को बहुत ही फ़ायदा होता है। ये देखा जा रहा है कि इन आमों को खास तरह के बॉक्स में रखा गया है घासों के बीच। इसकी कोई खासियत? ये हम लोग ग्रेडिंग करते हैं ग्राम के हिसाब से, और उसको हम लोग ग्रेडिंग करने के बाद हर एक ग्रेडिंग के हिसाब से उसका दाम लगाते हैं, और वो हम लोग अलग अलग बॉक्स में रख के 2-2 डजन के बॉक्स में उसको बेच देते हैं। जो कच्चा आम रहता है वो बॉक्स में अच्छी तरह से पक जाता है और वो अच्छा रहता है। ये बार हम लोग भोपाल में आए, भोपाल में साठे जी ने हमको बहुत अच्छा सहयोग दिया है, और जो हमारे मीडिया लोग हैं उन्होंने भी हमको बहुत अच्छा कैंपेनिंग दिया है, जिसकी वजह से लोगों को भी बहुत अच्छा पता चला, और हमारा जो आम जो हमने लाया था रत्नागिरी से वो खपत होने की बहुत सहायता हुई। इसके लिए हम मीडिया के और साठे जी के बहुत आभारी हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे साथ ग्राहक जुड़े रहे, हमारे साथ किसान भाई जुड़े रहे, लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतना बड़ा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसके कर्ता धर्ता कौन है? तो हमारे साथ श्री भरत साठे जी जुड़ चुके हैं और आइए उन्हीं से
जानते हैं कि जो प्राकृतिक, जो ऑर्गेनिक आमों का यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। आपका बहुत स्वागत है सर। और ये बताइए सबसे पहले कि आखिर इस आयोजन करने के पीछे आपका मकसद क्या था? सर मकसद तो यही था कि लोगों को अल्फांजो आम खिलाना। अल्फांजो मतलब जो मराठी नाम है हापुस, तो हापुस चीज़ क्या है, लोग मार्केट में खाते होंगे, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन ओरिजिनल जो हापुस है जो जहाँ रत्नागिरी का पैदा होता है और वहाँ के किसान ही यहाँ पर आके बेच रहे हैं, तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि ये आम इतना ऑर्गेनिक और प्राकृतिक कैसे सर? सर ये ऑर्गेनिक और प्राकृतिक इस वजह से क्योंकि ये आम यदि आप घर पे लगाना चाहें अपने एरिया में तो इसका उगना बहुत मुश्किल है, और बाई दफ़े उग भी गया तो इसमें वो चीज़ मिठास नहीं आएगी, क्योंकि क्या है रत्नागिरी कोकण एरिया मतलब कोस्टल एरिया रहता है, तो समुद्र का खारे पानी का जो वातावरण एटमॉस्फेयर रहता है उसमें से आम की मिठास बढ़ती है, और वहाँ की लाल मिट्टी में हापुस आम पैदा होता है, तो जो नमक के पानी के कारण जो उनको माहौल मतलब पेड़ों को जो वाष्प मिलती है उसमें मिठास बढ़ती है। ये आपसे समझना चाहेंगे सर कि कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि पहली बार राजधानी में इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। सर मुश्किल तो हर काम में आती है, कोई काम में नया शुरू करते हैं तो ऐसा होता नहीं कि बहुत आसानी से हो जाए, दिक्कतें काफ़ी आती है, क्योंकि क्या शुरू से प्लान करना, उनको एग्जीक्यूट करना कि कैसे अपन उनको करेंगे, तो बहुत सारी मतलब टेंशन भी होती है, लेकिन क्या होता है सब कोऑर्डिनेशन से काम होता है। मैंने किसानों से कांटेक्ट किया, उन लोगों ने भी हामी भरी, कई बार वो लोग भी डरे, कई बार मैं भी डरा, लेकिन आखिर वो उन्होंने बोले ठीक है, मेरे को थोड़ा हौसला दिलाया कि हम आएंगे, आप करो। मैंने भी कहा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, तो कुल मिला के तालमेल ऐसा बैठा वो भी आने को तैयार हो गए और मैंने भी अपना यहाँ से प्रोसेस शुरू किया, इस वजह से हो गया सर। मैम आपसे जानना चाहेंगे तकरीबन कितने किसान यहाँ पर मौजूद हैं? 9 से 10 किसान मौजूद हैं। और अगर जनता का मैं सवाल पूछूं तो आम तौर पे जो आम है उनसे ज़्यादा महंगे हाफुज, ऐसा क्यों? जनता टेस्ट के कारण है सर, टेस्ट के कारण महंगा है आम। राजधानी वासियों को जो रिस्पांस मिल रहा है इससे कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें, इतना अंदाजा नहीं था कितनी हमें रिस्पांस मिल पाएगा, तो मिल गया। तो क्या अगली बार मान सकते हैं इससे बड़ा आयोजन होगा? कोशिश करेंगे इससे बड़ा आयोजन करने। इसके अलावा राजधानी वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और आम का लुत्फ उठाएं? सर यही है कि आप आइए और उठा के देखिए, फिर अगली बार आप आएंगे फिर। और तो देखा आपने, आज हम दत्त परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर यदि हम बात करें अल्फांजो की, तो फलों का राजा आम और आम का राजा अल्फांजो कहा जाता है। आज हमने लोगों से जाना है कि आखिर ये क्यों खास है और आखिर इतना मिठास या मीठा क्यों रहता है। तो इसमें ख़ास बात ये निकल कर सामने आई है कि जो जलवायु है वो सबसे बड़ा रोल इसमें निभाती है। लेकिन व्यापारिक नज़रिए से हम देखें तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने फूड को, अपने फ्रूट्स को ज़्यादा एडवर्टाइज़ करने का मौका मिलता है या ज़्यादा आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। तो चलिए एक बार फिर स्टूडियो चलते हैं और नमस्कार एमपी के इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कृतिका के साथ। बिल्कुल सुनील जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे से आपने पूरे जो मैंगो फेस्टिवल है उसके हम सभी को दर्शन कराए, इतने खूबसूरत से आम हम सभी को सुबह सुबह दिखाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अब हम बात करने जा रहे हैं लू से बचाव व खान पान के बारे में, और इसी के लिए विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं समरा अख्तर जी, जो कि पोषण आहार विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है समरा जी। समरा जी, जैसा कि हमको ज्ञात है कि हमारे यहाँ जो गर्मियाँ आती हैं तब हम लोग सबसे ज़्यादा लू से प्रभावित होते हैं, और उस लू से कैसे बचाव करना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही है। गर्मियों के साथ लू का वर्ड जो है वो अटैच्ड ही रहता है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखते हैं आजकल की दिनचर्या में सबका रूटीन एक तो वैसे ही बहुत हेक्टिक हो गया है जी। ज़रूरी नहीं है सब जहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ एसी हो या कूलर्स हों जो इजीली अवेलेबल नहीं होते कहीं जगहों पे, तो वहाँ के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपना गर्मी से बचाव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, यही नहीं इसलिए क्योंकि अगर आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देगी तो फिर आप आगे भी काम नहीं कर पाएंगे। आप मोर ओवर अपनी जिसकी भी जो भी व्यक्ति है वो अपना फुल प्रोडक्टिविटी आपके काम में नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सम्राट जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आ जाती है जब गर्मियाँ बढ़ती हैं और हर जगह एसी और कूलर नहीं होता है। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और स्वास्थ्य का ध्यान तो हम खान पान के ज़रिए रख सकते हैं। तो सही ऐसा क्या खाएं जिससे गर्मियों के समय हमारा जो बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस्ड रहे?
देखिए, सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहें। बिल्कुल, ठीक है। तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ पानी पे आप निर्धारित रहें, इसके साथ साथ बहुत जो नेचुरल ड्रिंक्स आपके लिए अवेलेबल है, कुछ फ्रूट जूसेस हैं, उनका सेवन जितना हो सके उतना ज़्यादा करें। जैसे कि नारियल पानी है, वो इजीली एक्सेसिबल है, आसानी से मिल जाता है, अब तो बहुत आसानी से हर चीज़ें मिलने लगी हैं। तो नारियल पानी बहुत रेगुलर बेसिस पर है, नींबू की शिकंजी है, नींबू पानी है, ये हो गया। सत्तू बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे जो स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जिनको हम रिस्ट्रिक्ट डाउन करते हैं, जैसे डायबिटिक्स हैं, हर एक के लिए वो पॉसिबल नहीं होता कि हम उनको फ्लूइड और थोड़ा मीठा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो देते रहें, तो उन लोगों के लिए सत्तू बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद कैरी, देखा जा रहा है सत्तू का उपयोग बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। कैसे उपयोग करें सत्तू को, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि घर में ऐसा कैसे बना के उसको ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, बहुत आसान चीज़ है। हम लोग जो है हमारी रूट से दूर होते जा रहे हैं, तो हर चीज़ हमारी जो है उसकी वजह से ख़राब होती जा रही है। ठीक है। आपकी चीज़ें, आपका जो इंडियन थाली है, जो हमारा न्यूट्रिशन है, वो बहुत अच्छा है और फुली न्यूट्रिटिव है कि आपको हर चीज़, आपका हर चीज़ का प्रोपोर्शन कंप्लीट कर दे, वेदर इट्स योर कार्ब्स हों या आपकी एनर्जी लेवल्स को जो मेंटेन करता है, आपकी प्रोटीन्स हों। हम उन सब चीज़ों को भूल के लोग क्या करने लगे हैं, अब जिम्स वगैरह भी जाने लगे हैं, तो हर चीज़ें होती हैं, दूसरी चीज़ें, एक्टिविटीज़ ऐसी होने लगी हैं, तो उनको नहीं मालूम ओवर द काउंटर वो चीज़ों को। दर्शकों को बताएं कि सत्तू को घर में उपयोग कैसे करें, कैसे अपने डाइट में शामिल करें। सबसे ज़्यादा आसान ये है कि आप उनको जब भी आप ऐड कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए है कि आप उसको एज ए ड्रिंक बना के भी ले सकते हो। बिल्कुल। वो ड्राई चना, मतलब जो आपका होता है रोस्ट चना, जो बेसिकली छिलके के साथ भी है, वो बहुत अच्छा होता है, उसमें फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो एक तो आपको वो ड्रिंक के हिसाब से भी आपको ठंडा रखने के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा, एक फिलिंग ड्रिंक होता है, ठीक है, कि उसको पीने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको एक और चाहिए, आपके पेट को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि कुछ गया है उसके अंदर, ना कि सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर रस वगैरह गया है। तो आप उसको एज अ ड्रिंक पी सकते हैं। उसमें कुछ लोग जो है थोड़ी सी शक्कर या गुड़ मिला के भी एज ऑन ले सकते हैं। कुछ नमकीन पसंद आए किसी को तो हल्का सा सॉल्टेड ले सकते हैं, या अगर ऐसा हो तो आप उसको आटे में यूज़ कर लें। किसी भी तरह से आपको अपनी डाइट में उसको शामिल करना है, तो ये आपको डिपेंड करता है आप कितना स्मार्टली उसके साथ वर्कआउट कर सकते हो। तो जितना वो कर पाओगे, तो उन चीज़ों को आप अपनी जो रोज़मर्रा वाली चीज़ें जो अपन भूल चुके हैं, उनको डाइट में शामिल करने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, आपकी एनर्जी लेवल्स भी बहुत अच्छे से मेंटेन रह जाती हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है समरा जी। समरा जी, हीट स्ट्रोक की अगर बात करें, एकदम से हीट स्ट्रोक किसी को लग जाती है, तो सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले सबको खाने पीने का ही ध्यान आता है कि कोई भी बीमारी हुई है तो ये खिलाते तो ठीक हो जाएगा, घर के जो नुस्खे होते हैं। तो क्या करना चाहिए जब हीट स्ट्रोक लगती है? तो देखिए, हीट स्ट्रोक, एक तो पहले हीट स्ट्रोक से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ठीक है। तो वो उसके लिए आप देखें कि आपकी जो सराउंडिंग्स है, आपको पता है कि आप जिस एरिया में जा रहे हो या आपका निकलना है ही, एक तो पहले कोशिश करें आप कि आप अगर सुबह के 11-12 बजे से लेके 3-4 बजे तक अवॉइड कर सकें अगर आप निकलना, तो बहुत अच्छा है। यदि आपका निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है तो कवर करके निकलें, कपड़े थोड़े लूज़ फिटिंग वाले पहने, कॉटन क्लॉथ्स पहने या कॉटन के मटेरियल वाले कपड़े पहने, थोड़े लूज़ फिटिंग वाले पहने, और अपने आप को अच्छे से कवर्ड रखें। निकलने से पहले क्या कुछ हम ऐसा खा पी सकते हैं जिससे हम लू से बच सकें? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कुछ ना कुछ हाइड्रेटेड वाली चीज़ जो है वो अपने साथ, या तो आप भले ही पानी ले लीजिए, अगर आपके पास पानी अवेलेबल है, सिप आउट करके थोड़ा सा, और रूम टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर लीजिए। बहुत ऐसा हो जाता है कि आप एसी में से निकल के बिल्कुल चलेगा, आपका एसी में या कूलर में आप बैठे हैं, टेम्परेचर बॉडी का जो है वो ठंडा हो चुका है ना, तो आप 20 या 22 के आसपास आपका बॉडी टेम्परेचर हो जाता है विद द रूम एंड सराउंडिंग्स। जब आप बाहर निकलते हैं तो वो 40 प्लस है, तो वो एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। तो उस टाइम पे पहले आप या तो ऐसी जगह पे आएँ, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आपका नॉर्मलाइज करें, एसी या कूलर को बंद कर दें, और उसके बाद निकलें। और निकलने से पहले या तो थोड़ा सा पानी पी लें, या इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आपके पास हो, नॉर्मल नहीं है तो थोड़ा नमक शक्कर का घोल है वो हो गया, या ग्लूकोज हो गया, कुछ भी थोड़ा बहुत ड्रिंक जो है, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को, और फिर निकलें। इन चीज़ों का इस्तेमाल रखें ज़्यादा। और जब भी हीट स्ट्रोक या हम लोग गर्मी से सीधे आते हैं तो एकदम बहुत बॉडी वीक महसूस करती है, काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और उस पसीने के साथ ही कुछ ठंडा या कुछ मीठा घोल के तुरंत पी लेते हैं। आम तौर पर लोग यही करते हैं, और फिर कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन लोगों के साथ ये इसलिए है क्योंकि आप एकदम बाहर से आए हो, आपने अपनी बॉडी को वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे आने का टाइम नहीं दिया है। आप आए, आपने आके फ़ौरन या तो कूलर के सामने खड़े हो गए, ठंडा ग्लास चिल्ड
अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा हैं। वो जो आपकी बॉडी है ऑब्वियसली उस टाइम पे बिल्कुल हीटेड हुई भी होती है। आपने देखा, एक सिंपल एग्जांपल दूँ, तवा कितना गर्म होता है, उसके ऊपर आप पानी का छींटा नॉर्मल भी डालते हो तो कैसी छन सी आवाज़ आती है। तो वही आपके बॉडी की भी कंडीशन होती है। तो उससे बचने के लिए या तो आप थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पीजिए, या थोड़ा सा आप अपने रूम में ऐसी जगह पे आ जाएं, थोड़ा सा पंखा वंखे में बैठ जाएं, अपने कपड़ों को चेंज कर लीजिए। अगर हो सके थोड़ा 10 मिनट रुकने के बाद शावर ले लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर आपकी बॉडी का हो जाए। उसके बाद थोड़े ड्रिंक्स जो भी हैं आप अगर नॉर्मल उसी टाइम आके अगर आपने लिए थे तो उस टाइम आप नॉर्मल टेम्परेचर वाले लीजिए, और जैसे ही टाइम थोड़ा सा बीतता जाए देन यू कैन गो विद थोड़े चिल्ड वाले जो भी ड्रिंक्स वगैरह हैं, या दही बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी इस टाइम पे जितनी भी हो गया, आप वाटर कंटेनिंग जो आपके फ्रूट्स होते हैं, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, चिल्ड बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पे लें तो आप बीमारियों से भी बचेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सचेंजेस होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ऑब्वियसली हिंडर करती है। और गर्मियों में आपको पता है जब आप वैसे ही इतने वीक हो जाते हो कि आपको निकलने के बाद या उठने के बाद आप वो एनर्जाइज फील नहीं करते, तो वही आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ भी होता है। तो आपकी पाचन क्रिया भी जो है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। तो इजी डाइजेस्टेबल फूड्स जो हैं उनको ऐड ऑन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल सम्राट जी, जब लू लग जाती है तो क्या पीने से लू ठीक हो जाती है? हम लोग को आमतौर पे जो पता है कि पन्ना पीने से लू उतर जाती है, और क्या खान पान, क्या रूटीन रहना चाहिए जब किसी व्यक्ति को लू लग जाए? तो लू लग जाए तब आप, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, तो इसलिए फ्लूइड्स रखना इंपॉर्टेंट है। पन्ना इसलिए भी क्योंकि आप दोनों चीज़ों से मिक्स कर रहे हो तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो आप नमक, शक्कर भी होती है और खटास भी होती है, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। विटामिन सी भी आपको एम्पल अमाउंट में मिल रहा होता है। उसके अलावा आप नारियल पानी भी ले सकते हो, सत्तू भी ले सकते हो, नींबू पानी भी ले सकते हो आप। लस्सी का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, मट्ठा बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपकी डेली रूटीन में दही का जितना इंटेक आप बढ़ा सको वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, तो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। जितना हो सके आप रायतों का कंज्यूम करें, ठीक है। और फ्राइड आइटम्स या जैसे पूरी पराठे हैं रेगुलर बेसिस पे, या वो सब्जियां या वो ग्रेवीज़ जिसमें हैवी ग्रेवीज़ या ज़्यादा मसाले या ज़्यादा घी, बटर, तेल, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो, उन सबको जितना कम हो सके उतना कम रखें। सिंपल खाना रखें, बिल्कुल सिंपल खाना जितना खाएंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी अच्छा होगा, और उतनी एनर्जी भी आपको मिलेगी, ज़्यादा अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैम, बर्फ़ का गोला जो कि बच्चों का भी प्रिय रहता है और कई सारे बड़े लोगों का भी प्रिय रहता है, वो कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसान है उससे? आज के टाइम पे तो मैं बहुत कम सजेस्ट करती हूँ। ये तो एक तो आइसक्रीम्स वगैरह हो गई, ठीक है, एक रिचुअल हो जाता है शाम को आइसक्रीम खाने का या गोला खाने का। थोड़ा सा उसके पीछे रिसर्च करें, आप देखें जो गोला वाला है वो ऑब्वियसली आपको ठेलों पे ही मिलता है, तो आप पहले उसको चेक करो कि उसको पानी कहाँ से ला रहा है, या उसकी बर्फ़ की सिल्ली जो है उसने वो कहाँ से बनवाई है, क्या है जो भी है, उसका रखने का तरीका कैसे है। क्योंकि अगर हाइजीन नहीं होगी प्रॉपरली, हाइजीनिकली वो बनाएगा नहीं, तो उससे ही आपको बहुत कॉन्टामिनेशन होकर फूड पॉइजनिंग तक भी आप चले जाते हो, क्योंकि गर्मियों में हर चीज़ ख़राब बहुत जल्दी होती है। सिमिलर गोज़ विद खाना, है ना। तो आपका खाना भी आप देखो गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो कंटामिनेशन से आपको अपने आप को, अपने खाने को, आपकी हर चीज़ को बचाना है ताकि आप बाकी बीमारियों से दूर हो। वैसे ही आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो चुके होते हो, आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन हो चुके हैं, और ऊपर से आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर वो तो ऐसा हो जाता है कि डबल डोज आपकी बॉडी के लिए, है ना। तो आप बर्फ़ के गोले को ऐसा करें कि या तो घर में जितनी जो चीज़ें ऐसी हैं स्पेसिफिकली कोशिश करें घर में बना लें। वही क्रश करना है, आपको क्रश कर सकते हो आप, उसमें जो भी आपके जो सिरप्स वगैरह हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं। टैंग एक ड्रिंक्स आते हैं, आपका रसनक आया है या टैंग्स आया है या कुछ ऐसी चीज़ें आई, रूह अफ़ज़ा हुआ बहुत अच्छा है, तो वो आप चीज़ें करके घर में ही बच्चे को दें, क्योंकि ये आपको पता है कि आपने इसको कैसे। जो आइसक्रीम है वो रूटीन में लोग खाते हैं, और वो क्योंकि ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, तो सीधे लाकर खाना है, वो क्या सेफ़ है? सेफ़ है। एक तो कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स हो जाते हैं, आपको पता है कि वहाँ की क्वालिटी, वहाँ की प्रोसेसिंग कैसी है, जो इजीली आपको रोड साइड पे मिल जाए, या कुछ ऐसी जगहें जहाँ आपको पता है कि वो लॉलीज़, स्टिक लॉलीज होती हैं, कुछ भी आपको नहीं पता उसमें पानी कैसा यूज़ हुआ है, ये ऑब्वियसली वो सिरप टाइप में उसको करके उसका आइस लॉलीज बना देते हैं, या वो 5 रुपए की पेप्सीज वगैरह आती है बच्चों की है। तो एक बात और महत्वपूर्ण, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है समर कैंप, और ज़्यादातर बच्चे दिन में 3 बजे निकलते हैं उस समर कैंप को अटेंड करने के लिए। क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? खासकर पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है, तो जो लेकर जाते हैं उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आने जाने के टाइम पे तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि फुल बॉडी को कवर्ड रखें, कॉटन
जो भी है कपड़ों का, कॉटन कपड़ों का इस्तेमाल करें और निकलने से पहले थोड़ा सा कुछ ड्रिंक या कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीज़ पी लें। और कोशिश करें अगर समर कैंप का टाइम थोड़ा सा मतलब 4 या 5 बजे के आसपास हो जाए, जो कि आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उनका टाइम बहुत बाउंड हो जाता है, बहुत लंबी बहुत चीज़ें उसमें वो इंक्लूड ऑन करते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिकली जब आपको पता है शीतलहर चल रही है, मतलब गर्मी की वो वाली वो चीज़ चल ही रही है, उस टाइम गर्म हवा है और लू लपट का टाइम है या नौ तपे अपने आप बहुत चीज़ें हैं पिछले, तो उस टाइम पे आप या तो टाइम थोड़ा सा कम कर दीजिए, भेजिए आप, लेकिन थोड़ा सा ऐसे टाइम पे जो थोड़ा सा ठंडा हो जाए उस टाइम पे। और अगर जाना ही है वो 3 बजे या कुछ ऐसा पर्टिकुलर है तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखें। और ना वापस आते टाइम ना जाते टाइम कोशिश करें कि उनको बीच से कुछ खिलाएं, है ना, उनके लिए कुछ पैक कर दें, कुछ ड्रिंक्स उनको बना के दे दें, तो आपके थर्मस वगैरह होते हैं उसमें कैरी कर लें, तो फ्लूइड इनटेक उनका अच्छा रखना ज़रूरी हो जाता है। तो दर्शकों, हमको हमारे बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो पेरेंट्स हैं उनको विशेषकर, अगर आप उनको समर कैंप में लेकर जा रहे हैं कोशिश करिए कि 3 के बाद ही ले जाएं, जब थोड़ी ठंडक हो जाए, 5 के बाद जब सूरज थोड़ा नीचे होता है। और ख़ासकर खान पान का विशेष ध्यान रखना है, हाइड्रेटेड रहे, जिससे बच्चों की बॉडी, और कुछ ना कुछ उनको ग्लूकोज या इलेक्ट्रोलाइट्स का एक छोटा पैक बना के ज़रूर दें, जिससे वे अपनी बॉडी में जो फ्लूइड की मात्रा है वो संतुलित रख सकें। समरा जी, ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे खाना खाना बंद कर देते हैं, गर्मियाँ जब आती हैं तो उनकी डाइट बिल्कुल आधी हो जाती है, लिक्विड तो वो तैयार रहते हैं लेने के लिए, लेकिन जब मील की बात करते हैं तो क्या करें उन बच्चों के लिए जो खाना नहीं खाते हैं? बच्चों क्या बड़ों के साथ भी आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो इसीलिए हैवी या प्रोसेस फूड्स जितना भी है या आप जो हैवी ग्रेवीज़ वाला खाना है वो अवॉइड करते हुए सिंपल दाल चावल हुआ या रायते के डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो चीज़ों को ऐड ऑन कर लिया, या सब्जियां जो थोड़ी सी लिक्विडी फॉर्म की हों, इस तरह से वो चीज़ें बनाएं जो इजी टू डाइजेस्ट भी हों। और उससे क्या है, अगर बच्चे का मूड नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं तो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उनकी पसंद पूछ ली, सैंडविचेस वगैरह हो गए, अगर नहीं खा रहे हैं तो कुछ फ्रूट शेक्स आप उनको बिल्कुल बना के दे सकते हो कि ठीक है ये चीज़ नहीं है, आपको ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। अगर बच्चा अंडरवेट है या बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज करता है, या आप देखिए जो ये आप समर कैंप की बात कर रहे हैं वहाँ जाके उसको स्विमिंग करना है या कुछ ऐसी चीज़ें करना है, तो उस टाइम बॉडी को आपकी ऑब्वियसली फुलफिल्ड रहना चाहिए ना, तो उसके लिए आप उनको फ्रूट शेक्स हो गया, मैंगो एज वी अभी बात हमने करी, बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आम सबका प्रिय होता है, बच्चों का भी प्रिय होता है, कितनी मात्रा में आम को ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि जिसका आम प्रिय रहता है वो कितना भी आम खा सकता है? हर चीज़ की क्वांटिटी लिमिटाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ एक्सेस में लोगे तो वो आपकी बॉडी पे बुरा इफ़ेक्ट ही डालेगा। तो आप जब भी खाएं 1 या 2, ठीक है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आम एट ए टाइम मत लीजिए, ठीक है। या तो आप उसको किसी चीज़ में मिक्स, अगर और भी ले रहे हैं तो किसी चीज़ में, जैसे दूध के साथ आपने उसका शेक बना लिया, या आइसक्रीम के साथ आप फ्रूट भी ऐड करके तब भी आप दे सकते हो, खाली नहीं दें, आम की चटनी बनती है तो उस तरह से आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 1 या 2। दूसरी बात ये, कभी भी आके इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, आप देखते हैं जब भी आप कोई यूजुअली आप आम ज़्यादा खा रहे होते हैं तो लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं या गर्मी से रैशेस वगैरह होने लगते हैं, तो उसको ला के सबसे पहले पानी में थोड़ी देर के लिए, आधा 1 घंटा कम से कम उसको इमर्स रखें, मतलब उसके अंदर रखें पानी के अंदर, और उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा करके फिर कंज्यूम करें, ताकि आप उसको एंजॉय कर पाएँ, ना कि बस ला के आपने अपनी भूख पूरी कर ली हो वाली बात करें। समरा जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, कैसे रखना है हमें खुद का अपना ध्यान, और साथ ही साथ बच्चों के खान पान का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, खासकर गर्मी के दिनों में आपने बहुत अच्छे से दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद समरा जी। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।